अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको 10th क्लास की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद खुशी हुई आप लोगों का रिज़ल्ट देख के, काफ़ी अच्छा स्कोर किया आपने। अब आप लोगों की ऑब्वियसली 11th में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट का ख्वाब लेके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने कोचिंग जॉइन भी कर ली है और कुछ लोग उसकी तैयारी में हैं, ढूंढ रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या वाक़ई नीट ही करना चाहिए? सारे हाई स्कोरिंग बच्चों को नीट का ही एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर और भी कुछ किया जा सकता है? और नीट का एग्ज़ाम देना कितना फ्रूटफुल आपके लिए होगा, कितना ये सही होगा? हमने देख असल में क्या हुआ कि पिछले दिनों नीट एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले मेरे पास में एक पेरेंट्स आए अपनी बच्ची को लेके और आए तो उन लोगों ने यही बताया कि ये खुश नहीं रहती है, ऐसे हमेशा उदास रहती है, परेशान रहती है। मैंने बच्ची से अकेले बात करना चाहा, तो जैसे ही उसके पेरेंट्स मेरे चैम्बर से बाहर गए, वो एकदम रोने लगी बच्ची बहुत। और फिर यही वो कहने लगी, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको खामोश करवाया, तो यही कहने लगी कि मैं एक्चुअली मेडिकल में नहीं जाना चाहती, मैं नीट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं यही करूं और मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे पेरेंट्स की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, तो मेरे माइंड में ये ख़्याल है कि अगर मैं नीट में कामयाब नहीं हो पाई तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स का किस तरह से रिएक्शन होगा और पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे। तो वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ये कह रही थी कि उसको बार बार सुसाइडल थॉट्स आते, क्योंकि वो उसको यही लग रहा था ना कि अगर वो फेल हो गई तो पापा उसको बहुत डांटेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, उसकी इंसल्ट होगी वगैरह वगैरह, तो मर जाना चाहिए। उसको बार बार सुसाइडल थॉट्स आते थे और उसी को लेके वो बहुत परेशान थी। दूसरी बात ये कि फिर मैंने उसको ये भी पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसने बताया कि वो राइटर बनना चाहती है और उसको लिखने में बहुत इंटरेस्ट है। उसने ये भी बताया कि वो इतना उसको लिखने में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन घर वालों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। कि एक बार उसने अपने पापा पे एक पोएम लिखी और पापा को बताई भी, लेकिन पापा ने ऐसे कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन फिर बाद में वही पोएम उसने स्कूल में दिखाई और स्कूल वालों ने उसे पता नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे स्कूल वालों ने उसे भेजा और उसी पोएम पे जिस पर उसके पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, उसको फडणवीस के हाथ से प्राइज़ भी मिला। तो यानी इतना अच्छा उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन उसके घर वाले उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। इस चीज़ में दो बातें हैं। एक तो वो बच्ची नीट नहीं करना चाहती थी, आप में उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो करे और इसलिए वो उसकी तैयारी कर रही थी। तो आप में से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स चाहते होंगे और कि वो डॉक्टर बने, मतलब उनके डॉक्टर को एक प्रोफेशन से ज़्यादा एक स्टेटस माने जाने लगा है, एक प्रेस्टीज, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज हो गया है डॉक्टर, कि हाँ पेरेंट्स प्राउड से बोलते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर है। और इवन शादी ब्याह में भी जो ऐसा होता है कि हाँ लड़की डॉक्टर है, लड़का डॉक्टर है। तो सारी एक चीज़ ये होती है। और इसमें दूसरी बात ये है कि वो लड़की राइटर बनना चाहती है, उसको लिखने का शौक़ है। तो ये जो उसका शौक़ है, क्या ये वाकई ही इतना वर्थ है कि वो उसमें अपना करियर बना सके और स्मूथली वो अपना करियर उसमें बना सके और इतनी आगे वो उसमें पहुंच सके कि उसके पेरेंट्स का वो गिल्ट ख़त्म हो जाए, उसके पेरेंट्स का वो दुख ख़त्म हो जाए कि बच्ची हमारे डॉक्टर नहीं बन सकी। क्योंकि सभी लोग डॉक्टर को एक सपने की तरह देखते हैं और सभी यही सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए तो हमारा सोसाइटी में स्टेटस हाई हो जाएगा। और इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना आजकल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी हम जिस सोशल मीडिया के और शो ऑफ के ज़माने में रह रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन, हर चीज़ का प्रेजेंटेशन। तो इस दौर में और स्टेटस की डिमांड बढ़ गई और हर कोई दुनिया को अपना बहुत
हाई स्टेटस पोर्ट्रेट करना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो पेरेंट्स के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है कि वेदर उन्होंने बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहिए या फिर बच्ची के सपनों को ही, बच्ची या बच्चा जो भी है उनका उसके सपनों को ही पूरा करना देना चाहिए। अब वो सपने कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि वो म्यूजिशियन बनना चाहे, वो राइटर बनना चाहे, वो एक्टर बनना चाहे, जिसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आपको उसकी हाइट पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाती है। बहुत बार फिर इंसान उसमें पीछे भी अपने कदम पीछे ले लेता है। तो उसमें ये होता है कि जो उसने इतने साल लगाए, मतलब आप 3-4 साल आप लिख रहे हो, आप म्यूज़िक कर रहे हो 3-4 साल, या जो भी आपको ड्राइंग का शौक़ है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप वो कर रहे हो, और फिर उसके बाद में 3-4 साल के बाद में आपको ये लगे कि अरे ये डिसीज़न गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो तब और ज़्यादा परेशानी होती है। और तब ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ में बच्चा भी बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। तो हम वही देखेंगे कि वेदर नीट के लिए जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, पहले तो हम कुछ बातें समझ लेते हैं उसमें। सबसे पहले तो जो नीट का एग्ज़ाम है, देखिए एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं। एक तो क्राइटेरिया बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं और एक तो एक तो नॉर्म बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। क्राइटेरिया बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका 10th का एग्ज़ाम था, जो आपका 12th का एग्ज़ाम आप देंगे आगे, तो ये क्राइटेरिया बेस्ड एग्ज़ाम है कि आपको इसमें हर पेपर में 35 मार्क्स मिलने चाहिए, तब आप पास होंगे इसमें। 35, अगर आपको 34 भी मार्क्स मिल रहे कोई पेपर में, तो आप उसमें पास नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको 35 मार्क्स 35% आपके आ गए हैं, तो अगर लाखों बच्चों ने भी 10 लाख 15 लाख बच्चों ने भी 10th का या 12th का एग्ज़ाम दिया है, तब भी आप पास ही रहेंगे। जबकि नीट ऐसा नहीं है। नीट का नॉर्म बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें ये होता है कि 3000 सीट है, मतलब ऊपर के 3000 के में आपका नाम आया है तो आप पास है, तो आप एलिजिबल है। और अगर 3001 पे आपकी रैंकिंग आई है तो आप एलिजिबल नहीं है। भले ही से आपको 600 मार्क्स मिले, 500 600 कितने भी आपको मार्क्स मिले, या फिर आपको 300 400 मार्क्स मिले, ये मैटर नहीं करते कि आपको ये डिसाइड नहीं करते कि इसमें आपको कितने मार्क्स मिले और उसकी वजह से आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ये उसमें ये ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि सीट्स कितनी है। तो ये होता है नॉर्म बेस्ड एग्ज़ाम। तो आप ये समझ लीजिए पहले कि आपके अंदर में कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी आपके अंदर स्किल्स हो, कितनी भी सारी चीज़ें हो, आप वो 3000 5000 जितनी भी मेडिकल की सीट्स हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली द फिगर कि अभी इस साल के लिए कितना फिगर है, कुछ सीट्स बढ़ी भी है मेडिकल की, तो आप उसमें आप उतने ऊपर के लोगों में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ पे 3 चेयर रखी है, आप कितने भी काबिल हैं, आप इस इंस्टीट्यूट की कितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे 3 ही लोग बैठ सकते, चौथी चेयर यहाँ है ही नहीं। तो आप कितने भी काबिल हो, आप वो चौथी चेयर आप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि चौथी चेयर ही नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से नीट में भी होता है कि वहाँ पे जितनी सीट्स है, अगर उस बीच में आपका कहीं रैंक आ गया तो आप उसमें बैठ जाएंगे, आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये इस बात को आप क्लियर रखिए, आप भी, आपके पेरेंट्स भी, कि अगर आपने सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए नीट का एग्ज़ाम दिया भी है और उसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। लाइफ में आपकी ज़िंदगी नाकाम हो गई है और बहुत बुरा हुआ आपके साथ में, इसमें कोई फेल पास नहीं होता नीट में। आप बस ये है कि आप सीट 3000 थी और आपका नंबर 3002 3004 इस तरह से आया है, तो अब जगह नहीं बची वहाँ में। ये एक चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर की क्या मतलब अगर हम उसको अर्निंग सोर्स के तौर पर देखें, ऑब्वियसली हम जो सारी चीज़ें करते हैं उसमें अर्निंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि मैम
इस तरह की बातें स्टेज से बोलना अच्छा नहीं लगता, और ये तो एक सर्विस का प्रोफेशन है और इंसानियत का और ख़िदमत का और वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस तरह की बातें सिर्फ बुक्स में ही अच्छी लगती है या सिर्फ सोचने के लिए ही अच्छी लगती है। आप कोई भी करियर अपनाते हो तो सबसे पहले आप उसमें ये देखते हो कि उसमें इनकम कितनी होने वाली है और उसकी सिक्योरिटी कितनी है, कि आप कैसे भी सर्कमस्टेंसेस रहे आपकी इनकम उसमें बंद नहीं होगी, आपकी वो जॉब नहीं छूटेगी। सिक्योरिटी कितनी है, ये 2 चीज़ें आप सबसे पहले देखते हो। तो एज़ इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो देखिए, अभी जो पिछले कुछ महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन आया है, एक पूरा फ्लड आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि और सारी ही चीज़ें उसके ज़रिए मुमकिन हो जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना भी होगा और किसी ने उसको यूज़ भी किया होगा। तो बिल्कुल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ हो गई है कि किसी भी चीज़ का जवाब उसके पास में है। बहुत सारे ऐसे जैसे इन वीडियो हो गया, ब्लू विलो हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं कि आप कोई इन्फॉर्मेशन उनको दो, कोई टेक्स्ट आपको दो तो वो उसकी वीडियो तक के आपको बना के देते। चैट जीपीटी से आप कोई बीमारी के बारे में पूछो, वो आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा। तो आने वाले सालों में डॉक्टर्स जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी चीज़ें पता चल जा रही है तो डॉक्टर की हैसियत कितनी बाकी रहने वाली है। इंडिया में तो इस चीज़ को पता है नहीं कितने साल लगते, 5-6 साल लगते, 8-10 साल लगते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में आज से ही इस पे काम होने लगा है कि ऐसे हॉस्पिटल्स बनने लगे, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होगा और सारा ट्रीटमेंट मशीनों के ज़रिए ही होगा। पेशेंट का डायग्नोसिस, देन उसका ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को एडमिट करना है, और सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही होगी। ये काम शुरू हो गया वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई प्लानिंग है कि हाँ इस तरह से करना चाहिए या हम इस तरह से करेंगे, ऐसा नहीं है। उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर की हैसियत सिर्फ एक टेक्नीशियन की रह जाएगी। इवन वैसे भी फॉरेन कंट्रीज़ में, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि फॉरेन में कंट्रीज़ इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वहाँ के लोग इंडिया से या पाकिस्तान से या इधर के कंट्री से क्यों डॉक्टर्स हायर करते हैं, और यहाँ के लोग इतना क्यों वहाँ पर जाते हैं? उनके अपने पास में डॉक्टर्स नहीं है, उनके अपने पास में लोग नहीं है, आखिर क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? तो इसलिए क्योंकि उनके पास में दूसरी चीज़ें हैं जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ ऐसी है जिसके लिए, जैसे अगर आपको आपके घर में 1000 रुपये में झाड़ू बर्तन वाली मिल रही है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली आप पैसे देके कोई मेड रखेंगे और आप अपनी स्किल्स किसी दूसरी चीज़ में लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है कि उन्होंने डॉक्टर्स को एक टेक्नीशियन की हैसियत से हायर करके रखा है, और वो उनके काम वाले हैं। डॉक्टर्स जो है वो असल में उनके काम वाले हैं, और वो अपना पैसा, अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों पर लगा रहे हैं। जो आईटी सेक्टर हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, उन सारी चीज़ों पर वो अपना पैसा लगा रहे हैं, और उनको ऐसे बहुत ही कम कीमत पर, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी और फॉरेन की करेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उनको बहुत कम रेट पर भी, जो हमारे लोगों के लिए बहुत सोना होता है, वो रेट डॉक्टर्स आराम से मिल जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसलिए इस बात को आप बहुत ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको डॉक्टर बनने का जुनून है, अगर आप उस पेशे से मोहब्बत करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो ये कम से कम आपके फैमिली के लिए वर्थ हो। फैमिली के लिए वर्थ होने का फिर से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे मैंने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी कर दिया। नहीं, आपकी फैमिली, आप ये सोचें कि आपकी फैमिली को उससे फ़ायदा होगा, कम से कम आपकी फैमिली को उससे फ़ायदा होगा, और ज़्यादा से और भी है कि आप आपके एरिया के, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी को आपके डॉक्टर बनने का फ़ायदा पहुंचा सके, तभी आप इस फील्ड को चुनिए। क्योंकि वाकई में ये एक बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है, और उस पर वो मेहनत करना तभी वर्थ होगा जब आपके पास में उसका कोई टारगेट सेट होगा कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। पहले ऐसा होता था कि 500 नंबर पे भी एमबीबीएस में एडमिशन हो जाया करता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और 580, 590 तक के, 580 और 85 तक के एडमिशन क्लोज़ हो रहे हैं। यानी और उसके भी ऊपर भी मार्क्स, बहुत बार उससे भी ज़्यादा की भी रिक्वायरमेंट हो रही है। ये बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है। आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको सोचना है। अब दूसरी चीज़ ये
फिर अगर आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। नीट तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, देखिए एक दूसरा ऑप्शन जनरली हम लोग का जो कैनवास है ना वो बहुत ही स्मॉल है, बस डॉक्टर इंजीनियर हम इतने में ही घूमते रहते हैं और चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। डॉक्टर नहीं बनना है मतलब इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर में आईटी ही एक ऐसी फील्ड बची है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, एम्पल ऑफ स्कोप है इसके अंदर आईटी में। लेकिन दूसरी जो सारी फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियर और जो भी सारी दूसरी सारी फील्ड है पैकेजिंग इंजीनियर ये वो वगैरह, तो उसके इतने सारे इंजीनियर्स हो गए हैं, इतने सारे मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं इतने सारे टेक्नीशियंस हो गए हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही उसकी वजह से। तो इवन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद भी हो रहे हैं। तो इसका डिसीज़न तो आप खुद भी ले सकते हैं। वैसे जॉब नहीं मिलने में एक वजह ये भी होती है कि बच्चे डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनके पास में स्किल्स नहीं होती, तो वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो उनके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते, इसलिए कंपनी वाले भी उनको जॉब नहीं दे पाते। तो ये भी एक फैक्टर है उसमें। इंजीनियरिंग का ऐसा नहीं है कि पूरा ही अंधेरा हो गया और अब इंजीनियर्स की भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। दिन ब दिन इतनी इंडस्ट्रीज़ बन ही रही है और इतना सारा काम भारत में हो रहा है, तो इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। लेकिन हाँ, वो जो एक ऐसा फ्लड है कि हर कोई इंजीनियर बन रहा है, तो अगर आप ऐसे हर कोई वाली कैटेगरी में कि आप 50% से पास हो गए हैं तो आपको कहीं जॉब उसमें नहीं मिलने वाली, जैसा पहले हो जाया करता था। तो वो सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो गया। थर्ड चीज़ ये कि अब आपको जॉब आप डॉक्टर भी नहीं बन रहे हैं, आप इंजीनियर भी नहीं बन रहे हैं, आप वो बनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट बनना चाहते हैं, आप जो दूसरी जो सारी चीज़ें हैं आप उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आप बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। पहली बात तो कोई भी प्रोफेशन चुनने से पहले सबसे पहला सवाल अपने आप से करना, क्या आपको इस चीज़ को लेके जुनून है या फिर आप सोसाइटी के नाम पर ये करना चाहते कि आप ऐसे करेंगे तो सोसाइटी में आपका स्टेटस होगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपका नाम लेंगे, सिर्फ आप इसके लिए करना चाहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से सोच लीजिए और समझ लीजिए। जब आपका जवाब जुनून के लिए आपका जवाब हाँ में आए, आप उसी चीज़ के लिए कदम आगे बढ़ाइए, अदरवाइज़ आप कुछ दूसरी चीज़ सोचिए। ये वो तलाश कीजिए आप अपने अंदर कि किस चीज़ का जुनून आपके अंदर है, किस चीज़ से आपको मोहब्बत है और आप वाकई में क्या बनना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आपका डेडिकेशन है। दूसरी बात ये कि ये जो दूसरे सारे साइड वाले प्रोफेशन हैं, इसमें स्कोप है तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कि मतलब एकदम ही आप ऐसे हाइट पर पहुंच जाएंगे, आपका बहुत नाम होगा और आपके पास में बहुत इनकम होगी कि आजकल तो यूट्यूबर्स भी 3 और 4 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये बाहर से ऐसी दिखती है कि वो फलाने यूट्यूबर्स की 4 लाख पर मंथ की इनकम है या 3 लाख पर मंथ की इनकम है, लेकिन हकीकत में उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया, ये सभी पर लागू होता है। जितने भी इस तरह के जो थोड़े से आउट ऑफ द वे प्रोफेशन है, जैसे आर्टिस्ट हो गया, फैशन डिज़ाइनर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, एक्टर हो गया, और जो भी थोड़े से आउट ऑफ द वे फैशन डिज़ाइनर का तो फैशन डिज़ाइनर तो खैर अभी इस ट्रेंड में आ गया है, लेकिन जो दूसरी सारी चीज़ें हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस आए तो आप उसके हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट करें। छोटी छोटी बातों के लिए आप इरिटेट ना हो या परेशान ना हो, कि क्योंकि बहुत हर्डल्स इन सारे रास्तों में आते हैं और शुरुआत में आपकी इनकम तकरीबन ज़ीरो होती है। बहुत थोड़ा पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। शुरुआत में कई साल तक के आप बिल्कुल ज़ीरो इनकम के साथ में काम करते हो, फिर धीरे धीरे आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, धीरे धीरे आप उसमें ग्रो करते हो। और अगर आप उतने साल सब्र कर सकते हो, उतने साल आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, तभी ये आउट ऑफ द वे प्रोफेशन चुनना, अदरवाइज़ इतनी झंझट में पड़ना नहीं। वैसे भी जब हम करियर की शुरुआत करते हैं तो तकरीबन ज़िंदगी का हम एक हिस्सा गुजार चुके होते हैं। बचे हुए ज़िंदगी के 40-50 साल में
के लिए इतना टेंशन नहीं पालना, इतने अपने दिमाग को परेशान नहीं करना और इतना बेसुकून नहीं होना कि अरे आप काम भी करेंगे और फिर उसके बाद में आपको सुकून भी नहीं मिलने वाला और घर वालों की बातें सुन रहे हैं और सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, या फिर एक कांस्टेंट प्रेशर में है कि अरे इनकम नहीं हो रही, आमदनी नहीं हो रही, कुछ भी कमाई नहीं हो रही, कैसा होगा, शौक़ कैसे पूरे होंगे, अच्छे कपड़े कैसे पहनेंगे वगैरह वगैरह। तो इतना टेंशन नहीं देना अपने आप को। अगर आपको किसी प्रोफेशन के लिए जुनून है, अगर आपको उससे मोहब्बत है, तो ही कि उस चीज़ के लिए आगे जाना, नहीं तो सिंपली जो सारे लोग करते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो भी जिस भी चीज़ में आपका जो मतलब कॉमनली लोग करते हैं और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब नीट की पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए और नीट के लिए ऑनलाइन कोचिंग लगाना है चाहिए या ऑफ़लाइन कोचिंग लगाना चाहिए, और ऑनलाइन कोचिंग और ऑफ़लाइन कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।